हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी काफी बढ़िया हूँ। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है बेटा पीओएस फॉर सर्विसेज। नाउ फॉर पीओएस फॉर सर्विसेज हम लोगों को सेक्शन नंबर 12 से देखना है चीजों को। हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में अपनी गुड्स के लिए पीओएस देखा था, सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 10 के अंदर हमने 10(1)A, 10(1)B, 10(1)C, 10(1)CA, 10(1)D और 10(1)E देखा था। अभी हम लोगों के पास पीओएस आ गई फॉर सर्विसेज। पीओएस फॉर सर्विसेज बेटा, तो पीओएस फॉर सर्विसेज के अंदर हमारे पास दो सेक्शन है। कौन कौन से सेक्शन है? एक तो हमारे पास 12 है और एक 13 है। अगेन 12 फॉर डोमेस्टिक होगा, 13 फॉर इंटरनेशनल होगा। अभी हम लोग 12 देख रहे हैं फॉर डोमेस्टिक। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले सेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 12(2) है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि 12(2) हमारे पास सबसे पहला डिफॉल्ट सेक्शन जिसको बोला जाता है वो है। ठीक है, तो 12(2) बेटा बेसिक सी बात कब होगी? जब हमारे पास बाकी सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे तो हमें इस सेक्शन को अप्लाई करना है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो वहां पे आप स्टार नंबर 1 लगा लेंगे। स्टार नंबर 1 लगाने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, लिखेंगे 12(2). अब 12(2) के अंदर बात क्या है बेटा कि आपको सबसे पहले देखना है पीओएस डिटरमाइंड 12(3) से लेके 12(14) तक डिटरमाइन हुई है नहीं हुई है। देखो 12(3) से 12(14) तक अपने पास सेक्शंस हैं, उसमें डिटरमाइन हुई है नहीं हुई है। अगर उसमें डिटरमाइन हो गई तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं हुई तो फिर आपको 12(2) में आना है। ठीक है, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है, यस या नो। यस है तो ओके है, नो है तो फिर आपको बेटा 12(2) देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 12(2) देखना पड़ेगा। अभी 12(2) के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं। 12(2) के अंदर सबसे पहली बात यह है कि आपने जो सप्लाई करी है 12(2) के अंदर सप्लाई आपने जो करी है उसमें दो बातें हैं। या तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को करी होगी किसी, या तो आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी होगी। अनरजिस्टर्ड पर्सन में भी दो बातें हैं। अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस अवेलेबल है या अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस अवेलेबल नहीं है। अगर एड्रेस अवेलेबल है तो बेटा फिर जो एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है ना, उसी को हम लोग मान लेंगे कि वही हमारी क्या होगी सर, वो पीओएस हो जाएगी हमारी, अगर एड्रेस अवेलेबल है। सर एड्रेस का मतलब क्या होता है? एड्रेस का बेटा मतलब होता है पीओएस के अंदर रेसिपिएंट की बात जहां तक है, तो वहां पे एड्रेस का मतलब हमारा ये होता है कि उसकी स्टेट हम लोगों को पता है कि नहीं पता। तो अगर हमें उसकी स्टेट पता है तो बेटा पीओएस इक्वल टू हिज स्टेट, जहां पे हमारे पास नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं है उसके एड्रेस की तो बेटा फिर वहां पे सप्लायर की लोकेशन, एस लोकेशन, सप्लायर की लोकेशन ही मानी जाएगी कि पीओएस है। ओके सर, हाँ सर। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो बेटा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि जहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, जहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होगा और जहाँ पे उसका लोकेशन होगा बेसिकली वही माना जाएगा पीओएस। तो बेटा मोटी मोटी बात ये हुई कि 12(2) में बेटा आपको कब आना है? 13 से 14 में जब आप नहीं आते हो, 13 से 14 बोल रहा हूँ, 3 से 14 तक आप नहीं आते हो। फ्रॉम 3 to 14, 3 to 14 है, 13 to 14 नहीं है। 3 to 14 का मतलब क्या है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 इनमें नहीं आते हो तो बेटा आपको 12(2) में आना। तो सर सबसे पहले 12(2) क्यों सिखा रहे हो? पहले ये सिखाते। नहीं बेटा, आपको सबसे पहले 12(2) ही सीखना है। 12(2) हमें ये बताएगा इट इज अ डिफॉल्ट सेक्शन, इट विल बी अप्लाइड फॉर यू व्हेन सेक्शन नंबर 12(13), सॉरी 12(3) to 12(14) डज नॉट अप्लाई। ओके, और इसकी प्रोविजन मैंने आपको बता दी कि क्या प्रोविजन है। इसकी प्रोविजन बहुत सिंपल सी है कि सप्लाई आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पीओएस डिटरमाइन हो रही नहीं हो रही। अगर हो रही है तो बेटा वहीं करो, नहीं हो रही है तो 12(2) में आओ। 12(2) में भी देखो सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को करिए, अनरजिस्टर्ड को करिए। रजिस्टर्ड पर्सन को करिए तो बेटा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन उसका है, जो आर की लोकेशन है वहां पे पीओएस मानी जाएगी। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को करिए तो देखा जाएगा एड्रेस अवेलेबल है कि नहीं है। अगर एड्रेस अवेलेबल है तो फिर वो एड्रेस ही पीओएस माना जाएगा, अन्यथा लोकेशन और सप्लायर माना जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे हमें बात समझ में आ चुकी है। लेकिन सर ऐसे कौन से केस होंगे जो हमारे कवर्ड ही नहीं है? तो बेटा वो अभी आपको धीमे धीमे पता लगेंगे कि ऐसे बहुत सारे केसेस है पीओएस की जो सिचुएशन बन सकती है और वो किसी सेक्शन में कवर नहीं है। तो जो कहीं पे भी कवर नहीं होगा वो 12(2) में कवर होगा। तो ये बात यहाँ पे लिख लो, कहीं भी कवर नहीं, तो कहीं भी कवर नहीं है तो 12(2) में कवर है। ओके जी, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने आपको फटाफट से विदाउट एनी वेस्टिंग मच टाइम ये बात मैंने आपको समझाई कि 12(2) क्या है। अब हम लोग 12(3) पे आ जाते हैं। 12(3) सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी से जो भी सेक्शन होंगे ना वो स्पेसिफिक आपको बताएंगे क्या चीज कवर करते हैं। तो यहाँ पे सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है और लॉजिंग अकोमोडेशन। ठीक है, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं देखो। एक तो वो जो डायरेक्टली रिलेटेड है मूवेबल प्रॉपर्टी पे, सेकंड लॉजिक अकोमोडेशन वाली, होटल, बोट, वेसल एक्सेट्रा और अकोमोडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स। तो इसके अंदर बेटा मोटी मोटी तीन चीजें मैं बोल सकता हूँ कवर है। सबसे पहली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सर्विस,
सेकंड चीज अकोमोडेशन की सर्विसेज लॉजिंग पर्पस के लिए जो होती है, ठीक है, या लॉजिंग पर्पस के लिए ना हो के कोई इवेंट आप करा रहे हो उसके ऊपर, तो बेटा वो भी यहाँ पे कवर है। ठीक है जी। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे मान लो मैंने मैंने एक प्रॉपर्टी बुक करी जिसका नाम था रेड पेपर। रेड पेपर दिल्ली में बहुत पॉपुलर है, आपको पता होगा, जो दिल्ली के बच्चे हैं जो देख रहे हैं वीडियो उनको पता होगा, रेड पेपर बहुत पॉपुलर है। अब मैंने एक अपना बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इसको बुक कर लिया, तो बेटा इसकी पीओएस कहाँ मानी जाएगी? इसकी पीओएस वहीं मानी जाएगी जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट और वेसल इफ आउटसाइड इंडिया द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। अगर बोट वेसल इंडिया में है तो यही मानी जाएगी, अगर बाहर की है तो बेटा फिर वो बाहर वाली मानी जाएगी। हालांकि सेक्शन नंबर 13 आपका इंतजार कर रहा है इंटरनेशनल वाले केस में, मैं आपको और सिखाऊंगा ये बात। अभी के लिए समझ लीजिए कि जहां पे भी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन है वहीं पे पीओएस माना जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए 12(3) में, आशा करता हूँ कि आपको दिक्कत है भी नहीं। अच्छा, 12(3)A, 12(3)B, 12(3)C। ओके सर। 12(3)D हमारे पास 4 सबसेक्शंस आ गए 12(3) के अंदर। देखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच इंक्लूड्स। अभी आप सोच रहे होंगे ऊपर कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डायरेक्टली सर्विस कौन सी प्रोवाइड होती है, तो बेटा देखो ये रहा, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर्स, इंजीनियर्स, एस्टेट एजेंट्स। तो ये सब डायरेक्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस उससे रिलेशन में प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैं एक आर्किटेक्ट हूँ तो मैंने डिजाइन करा किसी बिल्डिंग को, मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर हूँ, आर्किटेक्ट तो आउटर साइड डिजाइन करता है, इंटीरियर डेकोरेटर क्या करता है, इंटीरियर डेकोरेटेड इंटरनल साइड डिसाइड करता है, पूरा का पूरा डिसाइड मतलब डिजाइन, सॉरी डिजाइनिंग, कि व्हाट विल बी द कलर, व्हाट विल बी द शेडिंग, व्हाट विल बी द डिजाइन। तो इंटीरियर डेकोरेटर ये कर रहा है। तो ये जो सर्विस दे रहा है इसकी पीओएस कहाँ मानी जाएगी? इसकी पीओएस मानी जाएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन। जैसे एक इंसान मिस्टर एक्स ने किसी बिल्डिंग को डिजाइन किया, मिस्टर एक्स आए थे लंदन से, डिजाइनिंग आके वो कर रहे हैं मुंबई में, तो बेटा मुंबई में ही पीओएस मानी जाएगी। सप्लायर कहीं से आया उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला इस सिचुएशन में पर्टिकुलरली। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई हो। सर ये बात समझ लेना कि यहाँ पे जो हमने पढ़ा ना 12(3) के अंदर कि पीओएस क्या होगा, हर सिचुएशन के अंदर 12(3)A, B, C और D में पीओएस वही सेम है। बस मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि पॉइंट नंबर 1 में ये लिखा है कि डायरेक्टली रिलेटेड टू एनिमल प्रॉपर्टी कौन सी सर्विस होती है, तो बेटा वो मैंने नीचे लिख के दे दिया आपको। इसी तरह अगर मैंने आपको यहाँ पे लिखा है लॉज अकोमोडेशन, तो उसके बारे में भी नीचे डिटेल दे रहा हूँ। देखो 12(3)B, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन इन होटल्स, इन्स, गेस्ट हाउस, होम स्टेज, क्लब्स, कैंप साइट, हाउस बोट और वेसल्स। तो कुछ भी हो, जैसे वेसल भी होती है, वेसल आपको पता है, बोट बोट और वेसल एक ही बात है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे आपने कोई मान लो पानी का जहाज बुक कर लिया पार्टी के लिए, तो बेटा इसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखा गया है और यहीं पे 12(3)B में कवर है ये, और इसकी पीओएस मानी जाएगी जहाँ पे इसकी लोकेशन है, या बोट की लोकेशन है, वेसल की लोकेशन है। सर ये तो चलती रहती है पानी में, बेटा जहां से आप बोर्ड हुए वहीं पे माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद 12(3)C, services provided by way of accommodation for organizing various functions such as marriage, reception, official, social, cultural, religious और business function। तो किसी भी तरीके का फंक्शन हो, एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो बेटा, तो जो भी फंक्शन है वो जहां पे हो रहा है उसकी पीओएस वही है, जैसे मैंने भी आपको ऊपर एग्जांपल दिया। तो ये सेक्शन ना बहुत सिंपल है। 12(3) में जो पीओएस मैंने आपको बताई सब में एक्चुअली में वही आ रही है, 12(3)A, B, C और D में भी वही है। एंसिलरी सर्विसेज टू द अबव मेंशन, एंसिलरी मतलब होता है सहायक बेटा। अगर मान लो मैंने ऊपर वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस जो है, जैसे मान लो मेरी घर में किसी की शादी है और मैंने कोई मैरिज हॉल बुक किया। अब मैंने मैरिज हॉल तो बुक कर लिया, जब मैरिज हॉल बुक किया उसके साथ साथ मैंने बोला कि आप ना मुझे एक जनरेटर भी ला के दो। जनरेटर समझते हैं, जब बिजली चली जाती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये रेंट पे आता है, तो मैंने इसका भी रेंट पे किया। अब ये जो सर्विस है जनरेटर की, ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मूवेबल है, ये गुड्स है, तो बेटा इसकी अलग से अलग सेक्शन में आएगी, नहीं, उसकी भी पीओएस इसी सेक्शन में निकाली जाएगी, क्योंकि जनरेटर मैरिज वाली प्राइमरी सर्विस के साथ आ रहा है, इसलिए एंसिलरी सर्विस है और इसकी पीओएस भी वही होगी जो मैरिज वाली मेन सप्लाई की है, मतलब वही लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। आई होप मेरी बात को समझ चुके होंगे। ठीक है। इसके बाद 12(4), सर्विसेज इन रिलेशन टू रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज। इसके अंदर क्या क्या आ गया? रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज, मतलब जिम शिम, ब्यूटी पार्लर और आपका रेस्टोरेंट सर्विस सब आ गया। तो जहां पे ये सर्विसेज परफॉर्म करी जा रही वही माना जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिकल बात है यार, इसमें तो कुछ हमें मेरे ख्याल से पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए। अगर आप एक जिम जाते हो, वहां जाके आप फीस जमा कराते हो,
तो बेटा उसका पीओएस क्या होगा? उसका पीओएस वही जिम का लोकेशन ही तो होगा। वही जिम्नेजियम जोन जो है जहाँ पे आप जा रहे हो उसी का तो लोकेशन माना जाएगा। हाँ सर, उसी का लोकेशन माना जाएगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ओके, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है शायद। अभी ठीक है। ओके, अगर किसी भी बच्चे को आवाज में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, अब ये वीडियो अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है, शायद यूट्यूब पे भी डाला जाएगा। तो यूट्यूब वाले बच्चों को भी बाद में मुझे कमेंट करके आप बता देना कि आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके से तो मैंने पूछ लिया, उनको तो क्लियर आ रही है आवाज। अब 12.5 सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रेडिंग एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल। बेटा सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल होता क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं दूसरे के एम्प्लॉय को ऑफ ट्रेनिंग। जैसे मान लो मैं एक कंपनी का नाम देता हूँ टैली। अब टैली का एक सॉफ्टवेयर आता है, आप सभी को पता है, ईआरपी सोल्यूशन। टैली ईआरपी आता है एक। अब टैली जिस कंपनी का है उसने क्या बोला कि आप अपनी कंपनी में टैली यूज करो। मतलब ये कंपनी ए है, अब ये टैली है, टैली ने बोला आप हमारा सॉफ्टवेयर खरीदो और हम आपके ऑफिस में आपके एम्प्लॉयज को अपने सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। अपने सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे तो बेटा इसकी पीओएस क्या मानी जाएगी? इसकी पीओएस अगेन यही मानी जाएगी फॉर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट यहाँ पे कौन है? कंपनी है ना। अभी कंपनी रजिस्टर्ड हुई अगर जीएसटी में, ऑब्वियस सी बात है, तो बेटा ये माना जाएगा जहां पे ये लोकेशन है इसके रजिस्ट्रेशन की, रेसिपिएंट की, वही पीओएस है। अगर ये अनरजिस्टर्ड हुआ तो बेटा जहां सर्विसेज दी जा रही है वो पीओएस माना जाएगा। ठीक है सर, लेकिन ये तो एक ही बात हुई ना? नहीं बेटा, ये एक बात नहीं हुई। यहाँ पे आपको एक बात समझनी है। मान लो ए रजिस्टर्ड तो है, लेकिन ए रजिस्टर्ड है पंजाब में और इसे सर्विसेज चाहिए दिल्ली वाले ऑफिस के लिए अपने। तो तो पीओएस पंजाब माना जाएगा ना कि दिल्ली। पंजाब जब माना जाता जब ये रजिस्टर्ड ना होता तो पंजाब माना जाता। फिर समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ सर, समझ में आ गई मेरी बात। सॉरी, फिर दिल्ली माना जाता। सॉरी, मैंने गलती कर दी यहाँ पे। आपको ये बात समझनी कि अगर रजिस्ट्रेशन पंजाब में है तो पहले केस के अंदर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट हुआ तो पंजाब पीओएस है। अगर वो अनरजिस्टर्ड है और दिल्ली वाली ब्रांच में सर्विसेज ले रहा है तो क्योंकि अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे सर्विस दी जा रही है वहीं पे पीओएस मानी जाएगी। दैट मींस दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके सर। अच्छा, 12.6 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू इवेंट्स लाइक कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट इवेंट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक बात बेटा समझनी है कि आपने कोई भी ऐसा एक मान लो इवेंट कराया है जिसका नेचर कुछ भी हो सकता है। अब उसमें आप किसी को एडमिशन दे रहे हो। ठीक है जी, उसमें क्या दे रहे हो? एडमिशन। एडमिशन देने का मतलब वही है, आप टिकट बेच रहे हो यार अपने इवेंट की। जैसे कोई कॉन्सर्ट होगा किसी सिंगर का, उस कॉन्सर्ट का एक ऑर्गेनाइजर होता है, वो ऑर्गेनाइजर आगे टिकट बेचता है लोगों को। तो ये जो टिकट वाला प्रोसेस है ना पूरा, वो 12.6 में कवर है। ठीक है, इसी तरह एडमिशन टू अम्यूजमेंट पार्क, जैसे वर्ड्स ऑफ वंडर है ना, वर्ड्स ऑफ वंडर शायद नहीं, कुछ और नाम है, वाव वाटर पार्क, मुझे तो पता है कि वाव वाटर पार्क है। और ऐसे भी बहुत सारे वाटर पार्क होते हैं ना, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क बेसिकली। तो ऐसे पार्क जहाँ पे एडमिशन पे आपको पैसे देना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है ना, तो टिकट लेना पड़ रहा है या तो कोई कॉन्सर्ट है, या तो ऐसा कोई अम्यूजमेंट पार्क या सिमिलर प्लेस है, या तो इनसे जुड़ी हुई कोई भी एंसिलरी सर्विस। इन सबका पीओएस क्या होगा? जहाँ पे इवेंट हो रहा है, सबसे पहली बात तो सबसे पहले केस पे जहाँ पे एडमिशन आपको दे रहे हैं, जहाँ कॉन्सर्ट हो रहा है, वही उसका पीओएस है। मैं दिल्ली से गया कॉन्सर्ट देखने लुधियाना, तो बेटा लुधियाना लुधियाना ही पीओएस माना जाएगा मेरे लिए, क्योंकि कॉन्सर्ट वहां हो रहा था। अच्छा, एडमिशन टू अम्यूजमेंट पार्क और सिमिलर प्लेसेस, लोकेशन वेयर द पार्क और प्लेस इज लोकेटेड। तो वही बात है, ऊपर वाली बात है। ऊपर इवेंट हेल्ड हुआ था, नीचे पार्क की लोकेशन। बस दोनों में फर्क इतना है कि बेटा पार्क एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो पार्क तक आप जाओगे। अब कॉन्सर्ट एक इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। हो सकता है आज वहां पे आपका कॉन्सर्ट हो रहा है, कल किसी और का हो, तो इसलिए वहां पे लिखा गया था लोकेशन वेयर द इवेंट इज हेल्ड, और यहाँ पे लिखा गया था लोकेशन ऑफ द पार्क, क्योंकि वो एक ही जगह रहने वाला है। अच्छा, तीसरा एंसिलरी सर्विस, लोकेशन वेयर द इवेंट और द प्लेस इज लोकेटेड। तो एंसिलरी बेटा आपको बात समझनी है कि मान लो आप वाओ गए, ठीक है, वर्ड्स ऑफ वंडर करके शायद ये है वाटर पार्क एक, है ना? हो सकता है मैं नाम मिस्टेक कर रहा हूँ, कुछ और नाम। हाँ, हाँ भाई, सबको पता है वैसे यहाँ पे कि वाओ वाटर पार्क है, जो दिल्ली में रहते हैं उन सभी को पता होगा। बाहर के लोगों को नहीं पता होगा, तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे कौन सा वाटर पार्क है। आप मान लो उस वाटर पार्क में गए और आपने वहां पे जाके खरीदा एक एक वहां पे बैग दिखता है इस तरीके का, आपने देखा होगा वाटर प्रूफ बैग फोन का। तो बेटा जो वाटर प्रूफ बैग है ना फोन का, ये एंसिलरी सर्विस हो गई, उसके साथ साथ ही अब माना जाएगा। तो इसका पीओएस भी वही माना जाएगा जहाँ पे वाटर पार्क है, तो मेन सर्विस के साथ ही आपको हो गया। या मान लो आपने वहां पे कपड़े लिए रेंट पे, रेंट पे कपड़े लेते हैं ना बहुत सारे, कॉस्ट्यूम जिसे बोलते हैं, कॉस्ट्यूम, उसके लिए आप पे करते हो ना, तो वो वैलिड सप्लाई है। कॉस्ट्यूम
वो होती है कौन सी, स्विमिंग कॉस्ट्यूम है ना, स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही बोलते हैं शायद। तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम आपने रेंट पे ली, तो बेटा वो भी तो आपकी रेंटल, याद करो सेक्शन नंबर 7 मैंने बताया था वैलिड सप्लाई, हाँ सर वैलिड सप्लाई होती है। तो बेटा उसकी पीओएस क्या मानी जाएगी, तो बेटा उसकी पीओएस मानी जाएगी जहाँ पे पार्क है, बिकॉज इट इज एन एंसिलरी सर्विस। एंसिलरी सर्विस मतलब ना आप वाटर पार्क जाते ना आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदते, तो दोनों जुड़ी हुई है, तो इसलिए एंसिलरी सर्विस बोला जा रहा है। ओके सर। अब हमारे पास आ गया सेक्शन नंबर 12(7), ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स। अभी आप ऊपर एडमिशन दे रहे थे, यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हो। देर आर टू सेपरेट थिंग्स, एक तो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो और एक आप एडमिशन दे सकते हो, उसमें देर आर टू सेपरेट थिंग्स। तो अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो 12(7), एडमिशन दे रहे हो तो 12(6). कल्चरल इवेंट मतलब कोई सा भी इवेंट हो भाई, कोई सा भी इवेंट हो, चाहे एजुकेशन पे नेचर का हो, चाहे पॉलिटिकल हो, साइंटिफिकल हो, कोई सा भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें सिंपल बात ये है, अगर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है आपका, जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की सर्विस दे रहे हो, तो बेटा वहां पे माना जाएगा लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को दे रहे हो, तो जहां पे इवेंट हुआ है हेल्ड करके, वो माना जाएगा उसका पीओएस। इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट प्रोपोर्शनल लोकेशन फॉर मल्टीपल लोकेशन। जैसे मान लो इवेंट एक जगह नहीं हुआ, इवेंट दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ और पंजाब में हुआ। तो पंजाब में जो हुआ और मुंबई में जो हुआ और दिल्ली में जो हुआ, उन तीनों में प्रोपोर्शनेटली बांटा जाएगा वैल्यू को, और सबके ऊपर जीएसटी अलग अलग पुट ऑन किया जाएगा। इसके लिए बेटा हमारे पास रूल्स हैं आईजीएसटी के, जो इंटर वाले बच्चों को नहीं करने हैं, फाइनल वाले बच्चों को रूल्स देखने हैं और करने हैं और जानना है कि कैसे प्रोपोर्शनेटली हम लोग बांटेंगे इस वैल्यू को। जो वैल्यू आई है ना इसके अंदर, उसको कैसे बांटा जाएगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई सबकी अलग अलग निकलेगी कि एक निकलेगी, ये भी आपको स्पेशली देखना पड़ेगा रूल्स के मुताबिक। इंटर वाले बच्चों को केवल यही याद रखना है, और बेसिक रूल भी यही कहता है जो मैंने आपको बताया। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ये बात याद रखना, अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया होता है तो बेटा उसमें भी पीओएस लगेगी। ये मत सोचना कि इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया हेल्ड हुआ है तो इसका मतलब ये इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बेटा देखो जीएसटी लगेगा। ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि अगर आउटसाइड इंडिया लोकेशन है उसकी, तो रेसिपिएंट की लोकेशन ही मानी जाएगी कि हमारा पीओएस है। अगर मान लो ऑर्गेनाइजर बाहर से लंदन से आया, इवेंट हुआ, मान लो इवेंट हुआ दिल्ली में, तो बेटा दिल्ली पीओएस है। अगर इवेंट भी लंदन में हुआ है तो बेटा फिर कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तो बेटा पीओएस लंदन मानी जाएगी, फिर वहां पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके। 12(8), सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस है बेटा यहाँ पे। रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है कि मैंने यहाँ से ए पॉइंट से माल भेजा बी पॉइंट, तो मैंने अपनी तरफ से माल कब ट्रांसपोर्टेशन की जर्नी स्टार्ट करने के लिए बेच दिया, इसको बोलते हैं हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बेटा ये आप बात ध्यान से समझेंगे, इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, टर्मिनेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन चटपटा सा करा दूं आपको, देखो एक क्वेश्चन करा देता हूँ छोटा सा यहाँ पे। अभी आपको याद हो जाएगा कि आपको कितनी चीजें यहाँ पे अभी भान हो जाएगा कि आपको आती भी कि नहीं आती। चलो यहाँ पे लिखो, अभी आपके लिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया जीजी। जीजी वन ही है आज का, तो मैं पहले एग्जांपल करा रहा हूँ। तो ये एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। डीएचएल एक कंपनी है, आपको पता होगा ट्रांसपोर्टर कंपनी है डीएचएल, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है। मान लो ये रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी। कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है। अब इसने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी, सर्विसेज दी। किसको दी बेटा? सर्विसेज दी मान लो द कॉमर्स कोच को। क्या दी? द सर्विसेज दी, सॉरी सर्विसेज दी द कॉमर्स कोच को, किसकी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की। अब जैसे आप बच्चे स्टडी मटेरियल ऑर्डर करते हैं, हम लोग जब भी क्लास सेल आउट करते हैं अपनी, तो उसके साथ स्टडी मटेरियल जाता ही जाता है। तो स्टडी मटेरियल आपके एड्रेस पे पहुंचेगा ना, तो हमें उसके लिए एक बंदा तो चाहिए ना जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे। तो हमने डीएचएल को हायर किया। डीएचएल ने हमें सर्विसेज दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की। ठीक है सर, यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर हो गई बात। हाँ सर। अब मान लीजिए ये डीएचएल जो है वो मुंबई में है। कहाँ पे है सर? मुंबई में है। ओके। अब दागा मस्कोच दिल्ली में है, ये बात आप जानते हैं सभी बच्चे। ओके। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मैंने यहाँ पे इसको सामान दिया अपना, किसके लिए? देखो बेटा, अगर मैंने यहाँ पे सामान दिया, इसको क्या दिया? स्टडी मटेरियल दिए। अब ये डिलीवरी भी मोबाइल पे होनी है मान लो, तो हम यहाँ पे दो सिचुएशन है। दो सिचुएशन कौन कौन सी हैं बेटा? मैंने अभी आपको बताया दो सिचुएशन ये है कि द कॉमर्स कोच रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब इस पे बात आगे अटकेगी सारी की सारी। देखो, अगर रजिस्टर्ड है द कॉमर्स कोच, तो बेटा फिर तो दिल्ली हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो द कॉमर्स कोच रजिस्टर्ड नहीं है, तो बेटा जहां से मैंने उनको क्या दिया? हैंडेड ओवर किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड्स को अपने। जैसे मान लो मैंने हैंड ओवर करवाया अपना गुड्स गाजियाबाद से,
तो बेटा गाजियाबाद पीओएस माना जाएगा फिर। ओके सर, हमें यहाँ तक बात समझ में आ गई। 12-8 भी हमने कवर कर लिया, हम लोग जल्दी जल्दी कवर करके चैप्टर को करेंगे समाप्त। 12-9 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, स्पेसिफिकली बोल दिया पैसेंजर को ट्रांसफर कर रहे हो। ऊपर आप कौन सी चीज ट्रांसपोर्ट कर रहे थे? ऊपर आप कर रहे थे गुड्स ट्रांसपोर्ट, नीचे कर रहे हो पैसेंजर। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाया रेल, मोनोरेल, मेट्रो रेल, रोड, एयर वेसल, बोट, साइकिल, रिक्शा, बुल कार्ट, कैमल, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज कवर, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो बेटा आप किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो तो वो सर्विस यहाँ पे कवर है। रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो उनकी लोकेशन माना जाएगा। अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो प्राइमरी रूल और यहाँ पे एक सेकेंडरी रूल है। प्राइमरी रूल लोकेशन वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी। इफ एड्रेस अवेलेबल लोकेशन ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन, इफ एड्रेस और बोर्डिंग पॉइंट नॉट नोन लोकेशन ऑफ द सप्लायर। तो बेटा सिंपल सी बात ये है, अगर कंटिन्यूअस जर्नी है, कंटिन्यूअस जर्नी मतलब जो चलती रहेगी, अभी मैं कंटिन्यूअस जर्नी की आपको डेफिनेशन भी दे रखी है नोट्स के अंदर, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा कंटिन्यूअस जर्नी सेक्शन नंबर 2-3। कंटिन्यूअस जर्नी मींस अ जर्नी विच one or more ticket are issued at the same time by the same supplier or through agent involving no stop over between the legs of the journey। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस जर्नी बेटा। तो मतलब बेसिकली हमें जाना है कहीं और हमने उसकी 2 टिकट लिए, लेकिन बीच में हमें रुकावट नहीं आएगी और दोनों टिकट एक ही बंदे ने इशू करी है। तो आपको यहाँ पे एक बात ये समझनी है, अच्छी तरीके से समझ लेना कि पीओएस क्या होगा बेटा। पीओएस यहाँ पे अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट के लिए, देखो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट के लिए तो उनकी लोकेशन है, उसमें दिक्कत नहीं है। अनरजिस्टर्ड में दिक्कत आती है। अनरजिस्टर्ड में प्राइमरी रूल ये है कि जहां से उन्होंने कंटिन्यूअस जर्नी अपनी शुरू करी है वहीं पे माना जाएगा कि पीओएस है। जैसे मान लो मैंने दिल्ली प्लस मुंबई 2 जगहों की बस बुक कर ली और एक ही कंपनी से करवाई दोनों बसें बुक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिल्ली जाने के लिए गाजियाबाद से बैठा अगर, तो बेटा कंटिन्यूअस जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई तो पीओएस यही मानी जाएगी मेरी, जहाँ से स्टार्ट हुई है। अच्छा, अगर एड्रेस अवेलेबल है तो बेटा आपकी लोकेशन ऑफ द आर हो जाएगी। अगर एड्रेस अवेलेबल है, बोर्डिंग पॉइंट ही आपको नहीं पता कि मुझे पता ही नहीं है मैं गाजियाबाद से चढ़ूंगा कि कहाँ से चढ़ूंगा, तो बेटा फिर तो आपको सप्लायर की लोकेशन ही लेना पड़ेगा एज योर पीओएस। ओके। अच्छा, 12-10 क्या है? सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल। अब एक बात समझ लेना यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं ट्रेन के अंदर, प्लेन के अंदर। ऊपर तो हमने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी। अब उसके अंदर जैसे मान लो आपने कोई सर्विस ली, जैसे मैंने बोला कि मेरे लिए ना एक नेटफ्लिक्स पे मूवी चला दो, एक एयरलाइन से मैंने बोला और उन्होंने मेरे से चार्ज किए 300 रुपए, तो बेटा ये तो एसओएस हुआ ना, सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ, गुड्स थोड़ी ना हुआ। ऐसा एक सेक्शन हमारे पास गुड्स में भी था। वहां पे भी हमने क्या देखा था, हमने वहां पे देखा था कि जहां से गुड्स चढ़ाए गए हैं, जहां से चढ़ाए गए हैं प्लेन में, वो पीओएस माना जाएगा। लेकिन सर्विस चढ़ाई थोड़ी ना जाती है, तो बेटा यहाँ पे क्या माना जाएगा, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वीनियंस फॉर द जर्नी। जो सबसे पहली बार जहां से निकलेगा ना, वही माना जाएगा इसका पीओएस। जैसे मान लो फ्लाइट सबसे पहले डिपार्ट हुई दिल्ली से, तो बेटा पीओएस फिर वही माना जाएगा इस नेटफ्लिक्स सर्विस का भी, चाहे मैंने ली दुबई में ही क्यों ना हो ये, ठीक है। क्योंकि मैं अभी बोर्ड कन्वीनियंस में हूँ, उड़ रहा हूँ हवा में, उस समय मैंने अगर कोई भी सर्विस ली है बेटा तो वो माना जाएगा जहां से डिपार्चर सबसे पहली बार हुआ। अब 12-11 टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग फिक्स लाइन, पोस्ट पेड, प्रीपेड, ब्रॉडकास्टिंग, केबल, डीटीएच। तो बेसिक सी बात है, इसमें घुसना मत ज्यादा, आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में सब कुछ समझ सकते हो। टीवी जो हमारे यहाँ पे सेटअप बॉक्स लगे होते हैं वो भी, फिक्स्ड लाइन लैंडलाइन फोन हो, पोस्ट पेड फोन हो या प्रीपेड फोन हो। नॉर्मल फोन प्रीपेड होते हैं जिसमें हम पहले पैसे देते हैं बाद में सर्विस यूज करते हैं, पोस्ट पेड जिनका बिल आता है। तो बेटा कुछ भी हो, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में सब कुछ आ जाता है। तो अगर फिक्स्ड लाइन है तो बेटा जहाँ पे वो लाइन लगाई गई है, जहाँ पे वो फिक्स्ड है, बंदा बंदा कह रहा हूँ, वो जो सर्विस जहाँ से आपको मिली है वो एक पोल पे तार बांध के दी जाती है, तो बेटा वो माना जाएगा। पोस्ट पेड जहाँ पे बिलिंग होगी, ये मैंने बताया बिल आता है इसमें, तो बिलिंग एड्रेस माना जाएगा। प्रीपेड में अगर वाउचर सोल्ड फिजिकली, अगर वाउचर फिजिकली सोल्ड किया जाता है, जैसे पहले दुकानों पे नहीं मिलता था ऐसा एक वाउचर, उसमें एक यहाँ पे ऐसे कोड होता था, उसे स्क्रैच करते थे, फिर हम नंबर डालते थे और फिर हमारा रिचार्ज होता था। तो बेटा इसके लिए तो पीओएस वो है जहां से बेचा गया, जहाँ पे बेचा गया मतलब सोल्ड लोकेशन। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब लोग ऑनलाइन करते हैं, तो वाउचर सोल्ड वे इंटरनेट, तो बिलिंग एड्रेस माना जाएगा। सर अगर बिलिंग एड्रेस नहीं है तो फिर बेटा 12-2 पे पहुंच जाओ सीधा सीधा। मैंने आपको बताया जो सिचुएशन यहाँ पे नहीं हो पाएगी फुलफिल, 12-2 करेगा उसे फुलफिल। 12-12 बैंकिंग एंड एनबीएफसी सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस। स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस आप जानते हैं बैंक देते हैं ना, डीमेट अकाउंट वाली। फॉर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज लोकेशन ऑफ द सप्लायर, बहुत सिंपल सी बात है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो बेटा उसकी लोकेशन, नहीं तो सप्लायर की लोकेशन। 12-13 इंश्योरेंस सर्विसेज, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट के लिए रेसिपिएंट की लोकेशन, अनरजिस्टर्ड के लिए रेसिपिएंट की लोकेशन एज पर द सप्लायर रिकॉर्ड। सर सप्लायर के पास रिकॉर्ड ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंश्योरेंस सर्विस के अंदर रिकॉर्ड ना हो तो रिकॉर्ड के बिना आप इंश्योरेंस कैसे कर रहे हो?
बताओगे मुझे? हर बात में आपका जो डाउट आ जाता है, ऐसा हर बार नहीं होगा यार। हर बार इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंश्योरेंस सर्विस जब भी कोई इंसान इंश्योरेंस अपना कराएगा तो अपना एड्रेस तो देगा ना यार, बिना एड्रेस के कैसे हो सकता है? इसी तरह ऊपर भी स्टॉक ब्रोकिंग में भी एड्रेस अवेलेबल होता ही होता है। नहीं है तो 12(2) में जाओ, सीधी सीधी बात है। 12(14) लास्ट सेक्शन, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू स्पेसिफाइड पर्सन लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी और लोकल अथॉरिटी। तो आपने इन चारों का एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दी है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी लेती है ना, पॉलिटिकल पार्टी आपको पता है एडवर्टीजमेंट करवाती है इलेक्शन के समय। जैसे अभी दिल्ली में इलेक्शन आने ही वाले हैं तो बहुत सारे इलेक्शन के जो कैंपेन चल रहे हैं, जैसे डीयू में इलेक्शन होते हैं, उन सब के कैंपेन चलते हैं। तो बेटा आपने इन सबको क्या दी? सर्विस दी। अब ये तो चाहे स्पेसिफाइड पर्सन में सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो या लोकल अथॉरिटी हो। जैसे हमारा अपना इंस्टीट्यूट है, सीएम इंस्टीट्यूट है, तो बेटा सीएम इंस्टीट्यूट भी तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसमें भी इलेक्शन होते हैं। अगर उन्होंने एडवर्टीजमेंट कराया तो बेटा वो भी यहाँ पे कवर होगा, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज में कवर होगा। इसकी पीओएस क्या मानी जाएगी? द प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेटेड इन ईच स्टेट, द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई विल बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू द सर्विस प्रोवाइडेड इन द ईच स्टेट। अगर मल्टीपल स्टेट्स में है तो आपको बांटना पड़ेगा अमाउंट, पीओएस सबकी अलग अलग निकलेगी। जहां पे भी एडवर्टीजमेंट सर्विस दी गई है वही उसकी पीओएस मानी जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। आशा करता हूं मैंने आपको सारी चीजें समझा दी 12-14 तक। अब 12-3 से लेके 12-14 तक अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज है जो लगता है कि केस यहाँ पे कवर नहीं है, तो बेटा वो 12-2 में ऊपर जाके कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी सर, हमने 12-14 तक कवर कर लिया। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, पुट ऑन करके खत्म कर देते हैं। अब हम लोग इंटरनेशनल वाली चीजें जो है 13वां सेक्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर इसको भी खत्म कर देंगे। ठीक है जी सर। उसके बाद हम लोग अपने अगले चैप्टर पे चलेंगे। बुक्स रिलीज होने वाली हैं फिजिकल, मार्क कर लीजिए मेरी बातों को, आज नहीं तो कल। आज ही शायद मैं रिलीज करवा दूं उन बुक्स को। ठीक है, उन बुक्स को आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीदना है। मतलब ज्यादा मात्रा में खरीदने का मतलब ये है कि मोस्ट ज्यादा स्टूडेंट्स खरीदेंगे तो हमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में बहुत सपोर्ट मिलेगा, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग काफी रिकवर हो पाएगी। वी विल बी फीलिंग मोटिवेटेड, मी एंड माई स्टाफ, क्योंकि उनको भी मुझे सैलरी देनी ही पड़ेगी, ऑब्वियस बात है। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी जो है वो रिकवरी जरूरी है अभी इस समय पे। चलिए जी, सायोनारा, अगली क्लास में मिलेंगे जहां पे मैं आपको सेक्शन नंबर 13 कराऊंगा। ठीक है जी, बाय बाय।